कर्णावती प्रोफेसर्स मीट में मंच पर उपस्थित हमारे मेरे साथी और पार्टी के महामंत्री श्री प्रदीप बघेला जी, हमारे जिला के कर्णावती के अध्यक्ष और हमारे वरिष्ठ साथी अमित पी शाह जी, हमारे संसद में मेरे साथी और एक प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर प्रोफेसर किरीट सोलंकी जी, हमारे महेंद्र पांड्या जी जो संयोजक हैं शिक्षण सेल के, जो एक्स वाइस चांसलर हैं, और जगदीश भाई भावसर जी जो एक्स प्रो वाइस चांसलर गुजरात यूनिवर्सिटी के, सम्मानित मंच, और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में कर्णावती प्रोफेसर्स मीट 2022 में उपस्थित हमारे सभी शिक्षाविद, शिक्षा जगत से जुड़े हुए हमारे सभी विद्वान सज्जन वृंद, देवी और सज्जनों, और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे आज कर्णावती प्रोफेसर्स मीट 2022 में आप सबके साथ बातचीत करने का सौभाग्य मिल रहा है। इस कार्यक्रम में मुझे आने में थोड़ा विलंब हुआ, इसके लिए मैं आपसे क्षमा भी मांगता हूं। आदतन मैं समय पर ही चलता हूं, लेकिन कार्यक्रम करने वालों ने मुझे बैक टू बैक कार्यक्रम में रखा है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और जो हमने देरी की है वो सिर्फ डिस्टेंस कवरिंग में की है, तो अपने तरफ से मैंने देरी नहीं की, लेकिन फिर भी मैं देर से आया हूं, इसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। अभी चर्चा हो रही थी शिक्षा के बारे में, प्रोफेसर्स के बारे में। यह मेरा परिचय कराया गया कि मैं शिक्षाविद के परिवार से हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन शिक्षा को मैंने नजदीक से देखा है, अर्पण किया है और उसको अपने आत्मसात किया है। इसमें प्रश्न खड़ा हो सकता है, क्योंकि मेरे परिवार में 5 भाई बहन हैं, सभी डॉक्टर्स हैं सिवाय मेरे को छोड़ के, क्योंकि मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन से ऊपर लॉ की डिग्री करने का सौभाग्य मिला, ना मैंने पीएचडी की, ना मैं मेडिकल डॉक्टर बना। तो आई एम वन अमंग द लॉट हु इज नॉट अ डॉक्टर, but yes, God gave me an opportunity to lead the country as a health minister, so I had many doctors with me. And I could understand the sense and essence of education right from my childhood. मैं जब विद्यार्थी था तो मेरे पिताजी मुझे सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में बार बार कोट करके बोलते थे, और वो कहते थे कि टीचर्स शुड बी द बेस्ट माइंड इन द कंट्री, एंड दे आर। और उसी बात को फिर अब्दुल कलाम साहब ने कहा कि टीचिंग इज वेरी नोबल प्रोफेशन, इट शेप्स द कैरेक्टर्स ऑफ द यंगस्टर्स एंड इट इनकलकेट्स द फ्यूचर इन एन इंडिविजुअल। तो ये सभी प्रेरणादायक बातें मुझे एक जो कैंपस में मिल सकती थी, वो मुझे शिक्षा कितनी ग्रहण कर पाया यह प्रश्न है, लेकिन शिक्षा के प्रति आदर है यह हमको बचपन से ही हमको देखने को मिला है। और आज जब मैं नोबल प्रोफेशन के लोगों के साथ आत्मसात हो रहा हूं, तो मैं अपने आप को धन्य मानता हूं कि मैं उनके साथ मिल रहा हूं जिनको फ्यूचर डेस्टिनी ऑफ द कंट्री शेप करने का सौभाग्य मिलता है। ऐसे सज्जनों के साथ मुझे मिलने का मौका मिल रहा है, ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। एक बात और भी मैं कहता हूं, और वो मैं हर क्रिएटिव व्यक्ति के साथ कहता हूं, और सबसे ज्यादा क्रिएटिव एक्टिविटी आपकी होती है, क्योंकि आप फ्यूचर जनरेशन को नर्चर करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी क्रिएटिव व्यक्ति है उसको एक बात मान लेना चाहिए कि मैन इज टू स्मॉल टू गिव ए सर्टिफिकेट टू हिम और हर।
व्यक्ति बहुत छोटा है कि वो किसी को सर्टिफिकेट दे कि तुम अच्छा काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. द बेस्ट सर्टिफिकेट विच वन कैन गेट इज from the self-satisfaction that he or she has done the best. That is the best certificate which we have to understand. इसलिए मैं आपको यह भी कहूंगा कि आप कभी अपने जीवन में कभी इस बात से मत विचलित होइए कि किसी ने आपकी वो शाबाशी दी कि नहीं दी, क्योंकि क्रिएशन जो होता है वो एक दिन में नहीं होता, वो बहुत सालों की तपस्या के बाद होता है, और उसको किसी साधारण आदमी को समझ लेना ये और भी कठिन बात होती है. इसलिए आप किसी से एक्सपेक्ट करें कि आपको सर्टिफिकेट मिले, मुझे लगता है कि शायद आप अपने साथ भी अन्याय करेंगे और उनके साथ भी अन्याय करेंगे जिसकी समझ में ही नहीं आ रहा है. तो इसलिए आपको अपने ही एक्टिविटी से सेटिस्फाई होना पड़ेगा, ऐसा मैं जरूर महसूस करता हूं. और अगर मैं भारत की बात करूं तो हम ये विश्वविद्यालय, ये यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सलाइजेशन, ये यूनिवर्सल इंटरैक्शन, इसके बारे में एक बात में हमको स्पष्ट होना चाहिए कि द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सिटी केम फ्रॉम दिस वेरी होली लैंड दैट इज इंडिया. ये हमको समझना चाहिए. हमारे यहां ऐसे शुरू हुआ. अगर हम नालंदा की बात करें, बिहार की, तो इंसान कहां आया था? वेयर द नोटेड हिस्टोरियन केम. अगर हम बात करें तक्षशिला की, जो आज पंजाब और जो पाकिस्तान का पार्ट है, अगर हम बात करें विक्रमशिला बिहार की, तो ये सब हमारे इतिहास के पार्ट हैं. और आप मुझे इंटरनेशनली आप किसी यूनिवर्सिटी की उत्पत्ति उस साल की बता दीजिए जो आपको दुनिया में देखने को मिली हो. इसलिए विद्या का केंद्र हमारा देश ही रहा है और विश्वविद्यालय का भी कॉन्सेप्ट हमारा ही है. हम ही उसको जन्मदाता है. इस बात को भी हमको याद रखना चाहिए. और गुरु शिष्य की परंपरा, गुरुकुल की परंपरा, ये आज की नहीं है, ये बड़ी पुरानी है. और इसी में से अगर हम देखें तो फिर चाहे आर्यभट्ट हो, चाणक्य हो, पाणिनि हो, धन्वंतरी हो, शुशुक हो, चारवाक हो या चरक हो, सबको गुरुकुल में ही पढ़ने का सौभाग्य मिला. और सबको उसी में से, उन्हीं की उत्पत्ति से आज हम इस एजुकेशन की जो एक्सपेंशन को देख रहे हैं, उसकी बेसिक्स इन्हीं लोगों ने ही रची थी. ये हमको ध्यान में रखना चाहिए. और अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो हम कह सकते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त दिया, रामकृष्ण ने स्वामी विवेकानंद दिया, उसी तरीके से स्वामी रामदास ने छत्रपति शिवाजी दिए, और हमारे आचार्य वेद विक्रमा ने अशोका दिया. यानी सिर्फ गुरु शिष्य की बात नहीं, इस सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में शिक्षक का क्या रोल है और किस तरीके से हिस्ट्री में डेस्टिनी को शेप करने में शिक्षक का रोल रहा है, यह हमको स्पष्ट होना चाहिए. और इसलिए जब हम कहते हैं तो सिर्फ आपको खुश करने के लिए नहीं कहते हैं कि टीचिंग इज ए नोबल प्रोफेशन. इट इज अ नोबल प्रोफेशन. इट इज अ प्रोफेशन विच गाइड्स द डेस्टिनी ऑफ द कंट्री. इस बात को भी हमको याद रखना चाहिए. और हमको एजुकेशन में भी ओल्ड ट्रेडिशंस को हमेशा ध्यान रखना चाहिए. मैं इस बात का बहुत हामी नहीं भरता हूं कि एवरीथिंग इन द वेस्ट इज द बेस्ट. बहुत कुछ हमारे से निकला है. और मैं तो एक पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी हूं. मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं ईस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को भी अच्छे से पढ़ा है और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को भी पढ़ा है. मैं दोनों की गहराई और डेप्थ को जानता हूं. यह जरूर कि हमारी दिक्कत यह हुई कि हम लॉर्ड मैकॉले के एजुकेशन पॉलिसी से निकले, जिसने हमको अब यह समझा दिया कि ईस्ट को जानना हो तो कम वाया वेस्ट. अगर योग को जानना हो तो पहले योगा समझो एंड देन कम टू योग. द ओरिजिनल वर्ड वॉज योग. वी टॉक योगा. व्हाट इज योगा? ए इज एडेड बिकॉज इट वॉज इन इंग्लिश. और हमको योग समझने के लिए योगा समझना पड़ा. ये हम वाया वेस्ट आए, ये हमको समझना चाहिए अपने एंशिएंट नॉलेज को जानने के लिए भी. तो हमको इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए. मित्रों, अगर हम इसी दृष्टि से बात करें तो आज हम कह सकते हैं कि एजुकेशन को बहुत बड़ा एम्फेसिस आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
जी के नेतृत्व में देश में एजुकेशन को एम्फेसिस दिया जा रहा है। एक समय था, वी यूज्ड टू टॉक कि द जीडीपी का 3%, 4%, 5% एजुकेशन पे खर्च होना चाहिए। हमारा यह भी कहना था कि एजुकेशन इग्नोर होती है, लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो रिवाइवल के पाथ पर है, और उस बात को ध्यान में रखते हुए नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से एंशिएंट ग्लोरी पर लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 2,700 crore rupees has been allotted only for retaining the glory of Nalanda विश्वविद्यालय। इसको भी हमको समझना चाहिए और उसको किस तरीके से आगे करेंगे वो भी हमारे ध्यान में आना चाहिए। जब हम बात करते हैं आजादी के अमृत महोत्सव की, तो मैं आपसे इस बात को भी चर्चा करूंगा कि ये जो लाल किले के रैम्पार्ट से जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2047 को 100 साल, जिसमें 25 साल हमारे हैं और यहां बैठे सब लोगों ने अभी अगला 25 साल देखना है, तो उन्होंने हमारे सामने एक विजन भी रखा। और वो विजन क्या रखा कि वी ऑल शुड कंट्रीब्यूट दैट इन 2027 वी आर एबल टू सी अ डेवलप्ड इंडिया, अ विकसित भारत। इसके लिए हमको काम करना है। और विकसित भारत का मतलब है बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो तो साथ में उसके अंदर का सॉफ्टवेयर भी डेवलप हो, यानी हम एजुकेशन के दृष्टि से भी बेस्ट पॉसिबल पोजीशंस पर पहुंचे। और हमारा कंट्रीब्यूशन अगर आईटी में हो तो वो भी बेस्ट होना चाहिए, अगर हमारा इंजीनियरिंग में कंट्रीब्यूशन हो तो वो भी बेस्ट होना चाहिए, अगर हमारा मेडिकल साइंसेज में कंट्रीब्यूशन हो तो वो भी बेस्ट होना चाहिए। और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना यह सरकार का काम है, यह प्रधानमंत्री जी ने बखूबी किया है। अब हमारा काम है कि हम उसमें बेस्ट सॉफ्टवेयर दे सके, बेस्ट मैनकाइंड दे सके, बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स दे सके, इसकी हमको चिंता करनी होगी। और यह जिम्मेवारी आपके कंधों पर आती है, टीचर्स के कंधों पर आती है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप उसको जरूर करेंगे। दूसरी बात है कि हम कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर निकल जाएं। जैसा मैंने कहा, एवरीथिंग इज गुड इन द वेस्ट इज द बेस्ट, इस माइंडसेट से हमको निकल जाना चाहिए। हमसे लोगों ने सीख करके हमसे गए, हमारी विद्या, हमारा ज्ञान, हमारी जानकारियां अपने आप में बहुत गहरी हैं, लेकिन हां, हमने सुपरफिशियल थिंकिंग को प्रोत्साहन दे दिया और डीप थिंकिंग और डेप्थ की थिंकिंग को कहीं ना कहीं इग्नोर किया। इसलिए हम कॉलोनियल माइंडसेट में आ गए। हमको उस कॉलोनियल माइंडसेट से निकल जाना चाहिए। मैं ऐसे कहना नहीं चाहता, लेकिन कई बार मुझे लगता है जब मैं ईस्टर्न पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस की बात करता हूं, तो मुझे एक बेस्ट सेलर किताब डायल कार्नेगी, जिसको कार्ने भी कहते हैं, वो भी पढ़ने का मौका मिला, देखने का मौका। बेस्ट सेलर, ये ऐसा वैसा बहुत सी बातें। क्या था? हाउ टू इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स। उनको ये नहीं समझ में आया कि ईस्टर्न थॉट प्रोसेस का मतलब ये है, हाउ टू इन्फ्लुएंस फ्रेंड का मतलब है व्हाट यू आर नॉट यू आर ट्राइंग टू बी, व्हाई डोंट यू बी व्हाट यू आर। वहां से इन्फ्लुएंस करना शुरू करो। इसको समझने की गहराई उसमें नहीं थी। डैमेज कंट्रोल मतलब पहले डैमेज करो फिर कंट्रोल करो। क्या थॉट है, क्या थॉट प्रोसेस है? व्हाई डोंट यू सी टू इट दैट देयर शुड बी नो डैमेज। हमारे यहां शास्त्रों में शुरू से लिखा, ट्रीट एवरीबडी एज यू वांट टू बी ट्रीटेड। इस बेसिक को नहीं समझ पाए। पहले दूसरे को गाली दो, फिर बोलो सॉरी सॉरी, फिर उसको डैमेज को कंट्रोल करो। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू कि छोटी छोटी बातों में जीवन में किस तरीके से हमारा थॉट प्रोसेस कितना गहरा है और उनका थॉट प्रोसेस कितना सुपरफिशियल है। हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, इसका मतलब यू आर नॉट क्वालिफाइड टू इन्फ्लुएंस। तुम्हारे में वो आत्मिक ताकत नहीं है, तुम बाहर के आवरणों से अपने आप को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हो। ये शिक्षा और ये विद्या हमारी थॉट प्रोसेस का तरीका नहीं है। हमारे तरीका यह है कि अपने आप को इतना मजबूत बनाओ, इतना ताकतवर बनाओ, इतना गहरा बनाओ कि व्यक्ति तुमसे प्रभावित होकर के तुम्हारी तरफ आए। यह हमारा थॉट प्रोसेस रहा है।
तो इसलिए कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर निकलने की जरूरत है और अपनी चीजों पर गौरव रखने की जरूरत है। हम किसी के कहने पर चले, हमारी विरासत में हमको जो चीजें मिली हैं उसके बारे में हमको समझना चाहिए, जानना चाहिए, पहचानना चाहिए और उसको मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की जरूरत होती है। यह मुझे जरूर कॉलोनियल माइंडसेट के बारे में कहना है। और अगर मैं एजुकेशन पॉलिसी की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी का अभी तक जो तरीका था वह सिर्फ सर्वेंट्स पैदा करने का था। दैट वॉज नॉट द प्रोसेस ऑफ दैट वी आर द रूलर्स। हमको अपने गौरव का बोध न हो, यह शिक्षा नीति ने बखूबी इसकी चिंता की थी, बखूबी। आप सारी शिक्षा नीति को उठा लीजिए, गंगा के बारे में आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा, यमुना के बारे में आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा, संगम के बारे में आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा, नर्मदा के बारे में आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हां, डैफोडिल्स की वो कविता आपको पढ़ाई जाएगी, विलियम वर्ड्सवर्थ की। फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन द couch I may lie on vacant and pensive mood, they flash upon my inward eye, which is the bliss of solitude. ना मेरे दादा ने डैफोडिल देखा, ना मैंने देखा, ना मेरे बेटे ने देखा। फॉर ऑफ्ट व्हेन आई ऑन कोच आई लाई इन वेकेंट एंड इन पेंसिव मूड। टेम्स नदी को हम पढ़ते हैं, गंगा को भूल जाते हैं। ये शिक्षा का तरीका था कि हमको अपने गौरव का आभास ना हो, हमको अपने गौरव का अभ्यास भी ना हो। और इसीलिए मैं कहता हूं कि दैट वाज ओनली टू क्रिएट, और मैं उसमें तो बड़े अच्छे से शब्दों में भी कहा है, वी नीड ए क्लास इन इंडिया विच इज इंडियन इन ब्लड एंड इंग्लिश इन टेस्ट, हैबिट्स एंड इंटेलेक्ट, which should act as an interpreter between we, the Britishers, and the 1,000 Indian hungry masses over whom we rule. ये उन्होंने अपनी एजुकेशन पॉलिसी को प्रोपोगेट करते समय ये शब्दावली बोली है कि हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो अनुवादक का काम करें, जो देखने में भारतीय हो, टेस्ट और हैबिट से वो अंग्रेज होने चाहिए, और वो हजारों लाखों भूखे और भारतीयों के बीच में वह अनुवादक का काम करे। ये हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी, इसमें से हम निकल करके आए हैं। और आज मैं ये कह सकता हूं कि जब आप 21वीं शताब्दी के 20वें दशक में बैठे हैं तो आप बड़े गौरव के साथ कह सकते हैं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने शिक्षा में एक महायज्ञ ला करके 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपको दी है। ये महायज्ञ है और इसके लिए 5 साल की कठोर तपस्या हुई है, कंसल्टेशन का प्रोसेस हुआ है। नई एजुकेशन पॉलिसी में 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को इन्वॉल्व किया गया, 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को, और लगभग 12,500 लोकल बॉडीज को इन्वॉल्व किया गया, जहां से सारे शिक्षकों को, सभी लोगों को इन्वॉल्व करके एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है। 675 डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्कशन हुई है। 15 लाख सजेशंस आए हैं और 15 लाख सजेशंस में से 2 लाख सजेशंस माने गए हैं। और तब इस महायज्ञ में, महामंथन में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 बन करके तैयार हुई है आपके लिए। यह भी हमको याद रखना चाहिए। इसलिए आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आज आप उस शिक्षा को आगे प्रोपोगेट करने वाले हैं जो आजाद भारत में आजादी के एहसास के साथ भारत की शिक्षा नीति बनकर के आपके सामने आई है और भारत की मिट्टी से निकल करके आई है, भारत की सरजमीन से निकल करके आई है, और वह शिक्षा नीति को आप आगे बढ़ाने वाले हैं। मैं बहुत सी बातें आपको बताना चाहूंगा आगे चल करके, लेकिन हां, मैं ये कह सकता हूं कि 2020 का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो मल्टी डिसिप्लिनरी इन अप्रोच है। अब मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को आप समझ लीजिए। मैथमेटिक्स मेरी इच्छा थी, मेरी रुचि थी, लेकिन मैं सोशल साइंटिस्ट बनना चाहता था। नो, यू हैव टू टेक ईदर मैथमेटिक्स और टेक आर्ट्स। नाउ इट इज मल्टी डिसिप्लिनरी, इट्स फ्लेक्सिबल। यू कैन टेक मैथमेटिक्स बट एट द सेम टाइम यू कैन टेक सोशल साइंसेज ऑल्सो, यू कैन टेक ह्यूमन साइंसेज ऑल्सो। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी उसमें डालने का प्रयास हुआ है और इसीलिए शिक्षा को नैरो थिंकिंग से निकाल करके ब्रॉड थिंकिंग में डालने का प्रयास हुआ है, और यह आजाद भारत की आजाद शिक्षा नीति का तरीका है। इसको भी हमको समझना है। उसी तरीके से यह कॉग्निटिव लर्निंग की तरफ भी
ये विशेष करके ध्यान देता है, और इनोवेटिव थिंकिंग को। अब आपको भी मालूम है, हम लोगों ने भी एमए पास किया, आपने भी एमए पास किया है, एमएससी किया होगा या जो भी किया होगा। हम लोग तो आर्ट्स वाले थे, तो हम लोगों को बता दिया जाता था कि ये 20 क्वेश्चंस हैं, इन 20 क्वेश्चंस को फिर लोग रटना शुरू करते थे। हाउ डिड बिस्मार्क मॉडर्नाइज टर्की, हाउ डिड जर्मनी डू दिस, हाउ डिड दैट हैपन, ऐसे ही होता था। और हम अच्छे अच्छे फ्लावरी लैंग्वेज में अच्छा नोट्स बनाते थे, उसको रट लेते थे। एक तरफ से शुरू होता था, एग्जामिनेशन हॉल में वॉमिट करके आ जाते थे पूरे का पूरा। ऐसा ही नहीं था क्या? एम आई राइट और रॉन्ग? इफ आई एम राइट देन आई मस्ट बी एटलीस्ट एन ओबीडियंट स्टूडेंट। तो ये शिक्षा नीति थी। बाहर आते थे, बोलते थे कितने अटेम्प्ट किए, 5 के 5 कर लिए, कितने पेज में 6 पेज लिख दिए। 60% से तो नीचे आना नहीं है यार, कैसे आएगा? एक पेज में भी तो नंबर देगा 10, तो हो जाएगा। तो ये थिंकिंग थी, दिस वाज द थिंकिंग। वहां से हम इनोवेटिव थिंकिंग की तरफ बढ़े हैं। और ये शिक्षा नीति हमको रटना रटाना नहीं सिखाती है, ये शिक्षा नीति हमको सिखाती है ये क्यों है और ये क्यों नहीं है। इसको समझने की ताकत यह शिक्षा नीति देने वाली है, इसको हमको याद रखना चाहिए। और इसी के साथ साथ शिक्षा नीति अब अफोर्डेबल बनाई गई है, शिक्षा नीति इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल बनाई गई है, शिक्षा नीति एक्सेप्टेबल फॉर ऑल बनाई गई है, शिक्षा नीति फ्लेक्सिबल बनाई गई है, शिक्षा नीति हमारी एनालिटिकल कर्व को इंक्रीज करने वाली बनाई गई है, जिसमें हमारे एनालिसिस की ताकत बढ़ सके। हमारी शिक्षा नीति एप्लीकेशन ऑफ माइंड को बढ़ाने वाली बनाई गई है। और आज की शिक्षा नीति एजुकेशन इन मदर लैंग्वेज को प्रोत्साहन देने वाली बनाई गई है। यह छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। आप देखिए, हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे, हर एक दिन एक क्लास इंग्लिश लैंग्वेज का और एक क्लास इंग्लिश ग्रामर का, ये 2 क्लासेस लगभग, अगर बहुत फ्लेक्सिबल है तो ऑल्टरनेट होता था, और नहीं तो डेली 2 क्लासेस जाती थी। यानी 7 पीरियड्स में से 2 पीरियड्स यूज्ड टू बी डिवोटेड टू इंग्लिश। अब आप समझिए कि हफ्ते में 5 दिन में फिर 10 क्लासेस, और 10 क्लासेस का मतलब हुआ 45 मिनट्स का मतलब समझिए। तो सो मच टाइम यू डिवोटेड ओनली इन लैंग्वेज विच बिकेम द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, जो आपका मीडियम बना। और हमारी सोच कैसी थी कि पहले हम गुजराती में सोचते थे, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे। मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? और उसका नतीजा देखिए कि 20% अंग्रेजी पढ़ने वाले, 80% हिंदी पढ़ने वाले या गुजराती पढ़ने वाले, जब कंपटीशन होता था तो 80% को कंपीट करना पड़ता था, और उसका नतीजा 20% निकलता है, और 20% वाले 80% का नतीजा निकल कर ले जाते थे। आपके समझ में आया कि कितने एनॉमली थी एजुकेशन में? आज शिक्षा में आपको मदर लैंग्वेज में पढ़ने का अधिकार मिला है, यह यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण मिला है। और यह एंड नाउ शिक्षा विल नॉट बी इंडियन एजुकेशन, शिक्षा विल बी भारत एजुकेशन, भारतीय एजुकेशन, यह समझिए। यानी अब भारत का बच्चा, मुझे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने का मौका मिला, लेकिन मैं अपने हिंदी साथियों के प्रति हमेशा बहुत आदर रखता था, क्योंकि वह बेचारा सिर्फ इसलिए डरता था कि बोलने में दिक्कत आती थी अंग्रेजी में, बुद्धि में तो मेरे से 10 गुना आगे था, उसको आज ताकत मिली है, इसलिए भारत खड़ा हुआ है। इस बात को समझिए शिक्षा नीति से। अभी तक ओलंपिक्स में कौन जाते थे? जिनको अच्छा स्विमिंग पूल मिल गया वो स्विमर बन गए, जिनको अच्छा स्टेडियम मिल गया वो अच्छे शूटर बन गए, जिनको अच्छा शूटिंग ग्राउंड मिल गया वो शूटर बन गए, जिनको अच्छा एथलेटिक का मैदान मिल गया वो एथलीट्स बन गए। कभी हमने देखा कि भारत का गांव का व्यक्ति जो नंगे पांव दौड़ता है उसकी ताकत क्या है और उसमें कितनी ताकत है? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज भारत स्पर्धा में आया है, इंडिया नहीं, भारत स्पर्धा में आया है। इसलिए भारत के 130 करोड़ जो हमारी जनता है उन, और जो हमारे नौजवान हैं
30 करोड़ के आसपास, वो उनको आज स्पर्धा में आने का मौका मिला है इस शिक्षा नीति के कारण। वो हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए यह शिक्षा नीति सिर्फ डिग्री होल्डर्स नहीं प्रोड्यूस करती है, ये एक स्किल्ड, कॉन्फिडेंट और प्रैक्टिकल नौजवान को पैदा करने की अपॉर्चुनिटी देती है, और उसको हम भली भांति अपने तरीके से सदुपयोग करें। इसलिए अपने बच्चों को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट समझ करके उसका उपयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। आज एजुकेशन की दृष्टि से 14,500 स्कूल्स को हम टॉप मॉडर्न इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का अपग्रेड कर रहे हैं, और उसके लिए हम लोगों ने एक विशेष योजना प्रधानमंत्री जी ने उनके लिए किया है। संस्कृत को ओरिजिनल स्थान मिल सके, इसकी हम चिंता कर रहे हैं। 14 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, 14 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 8 स्टेट्स के अंदर हम 5 नेशनल लैंग्वेज में अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, यानी भारतीय भाषा। उसी तरीके से मेडिकल एजुकेशन में भी हम भारतीय एजुकेशन में हम बढ़ा रहे हैं, और इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस टैग, इसके माध्यम से हम बेस्ट इंस्टीट्यूट्स को चुनने वाले हैं, और इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस टैग को हम हमारे प्रधानमंत्री जी 1000 करोड़ रुपीस ईच इंस्टीट्यूशन को बेस्ट एमिनेंस पर ले जाने के लिए, खड़ा करने के लिए, ताकि दुनिया में उसका स्थान बन सके, उसका सिलेक्शन करके उसको आगे बढ़ाने वाले हैं। इसलिए शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन का भारत बहुत बड़ा हब आने वाले समय में बनने वाला है। इसको आप निश्चित रूप से आप रिकॉर्ड मान लीजिए, इसको आप मान करके चलिए कि इस तरीके से हम कर रहे हैं। और उसी लिए एक आत्मनिर्भर शिक्षा हो, आत्मनिर्भर देश हो, उसका एक पार्ट एंड पार्सल बनने का हम प्रयास कर रहे हैं। हम जानते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए भी एक विशेष काम चल रहा है, और इसलिए नैरेटिव को भी हमको बदलना है, और नैरेटिव को बदलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने युवा एक कार्यक्रम चलाया है, जिसमें यंग अपकमिंग वर्सेटाइल ऑथर्स को हम सपोर्ट दे रहे हैं 3 लाख रुपए का, ताकि वह अपनी राइटिंग्स के माध्यम से लोगों को प्रभावित भी कर सकें और देश का सही नैरेटिव को ठीक ढंग से रख सकें। आप जान करके आपको खुशी होगी कि अब हम जो हमारे बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं उनको हम दुनिया में भी स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। अब इंडिया में IITs तो खुली ही, लेकिन अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को खोलने के लिए एक कमेटी बनी है, और हमारा प्रयास है कि अब UAE में, यूनाइटेड किंगडम में, सऊदी अरेबिया में, मलेशिया में, थाईलैंड में, इजिप्ट में, कतर में, यहां भी हमारी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज खुले और वहां भी हम अपना योगदान कर सकें। इस तरीके का हम काम कर रहे हैं। गर्ल एजुकेशन पर हम विशेष करके ध्यान दे रहे हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि इफ यू एजुकेट अ गर्ल, यू एजुकेट अ फैमिली। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि इफ यू एजुकेट अ गर्ल चाइल्ड, यू एजुकेट नॉट 1 फैमिली बट 2 फैमिलीज। यानी गर्ल एजुकेशन का बहुत बड़ा महत्व है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, इसके साथ साथ हेल्थ इश्यूज, इस पर तो बहुत काम हुआ है। आपको शायद जानकारी नहीं होगी, लेकिन मैं इसका शिक्षा से संबंध नहीं है, लेकिन शिक्षकों को यह जानना चाहिए कि भारत अकेला देश अब है जो राइट फ्रॉम कंसीविंग ऑफ ए मदर, वहां से लेकर डिलीवरी तक, और डिलीवरी से लेकर के कोई भी कॉम्प्लिकेशन तक सबकी सुविधा, और उसके बाद 3 साल तक बच्चे के इम्यूनाइजेशन तक का सारा कार्यक्रम भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय संभाल रहा है, और वह स्वास्थ्य की दृष्टि से चिंता कर रहा है। इसलिए आज अब ये मैटरनिटी लीव का सवाल नहीं है, मैटरनिटी लीव के साथ साथ मैटरनिटी लीव के दौरान फाइनेंशियल सपोर्ट का सवाल है, इसकी भी चिंता हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है। तो इसलिए आज जहां तक बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का सवाल है, उसमें जेंडर में हम इम्प्रूव हमने किया ही है, और सेक्स रेशियो में हम बहुत इम्प्रूव करके आए हैं, और यह शिक्षा का एक शिक्षित भारत का एक तस्वीर है जिसको हम देखने को हमको मिला है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि आज हेल्थ, एजुकेशन, इसके लिए बहुत बड़ा काम भी हुआ है। मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ, ऑल इंडियंस ऑफ मेडिकल साइंसेज एक जवाहरलाल नेहरू ने खोला था 1960s में दिल्ली में। उसके बाद अटल जी ने खोले 7 ऑल इंडियंस ऑफ मेडिकल साइंसेज। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 22 ऑल इंडियंस ऑफ मेडिकल साइंसेज खोले हैं, और आपके गुजरात में भी एक, सौराष्ट्र में, राजकोट में ऑल इंडियंस ऑफ मेडिकल साइंसेज,
1,200 करोड़ रुपए की लागत से 750 बेड का वो भी बन रहा है ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। वह भी गुजरात में राजकोट में बन रहा है और आज 22 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खड़े हुए हैं। अगर हम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें तो 7 नए इंस्टीट्यूट ऑफ IIT तो अभी खुल रहे हैं, लेकिन टोटल जो अपडेट हुआ है वह हम 23 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पहले 5 थे जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पर, अब मोदी जी के टाइम पर 23 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खुले हैं और उस पर काम चल रहा है। उसी तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो आपके यहाँ अहमदाबाद में ही था, एक इकलौता, वन पीस, सिंगल पीस, आज 22 IIM हमारे देश में खुल रहे हैं और इसको भी प्रधानमंत्री जी ने उसको बनाया। यूनिवर्सिटीज फ्रॉम 723 टू 1043 यूनिवर्सिटीज, और यूनिवर्सिटी की भी मॉनिटरिंग हो रही है और उसको भी हम बेस्ट पॉसिबल रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। हायर एजुकेशन देखा जाए तो हम उसमें भी हम लोगों ने साइजेबल अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट बढ़ाया है। उसी तरीके से फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी और रेल एंड ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी ये भी एस्टैब्लिश हो रही हैं और गुजरात का इसमें विशेष करके योगदान है। आप सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से हो रहा है। MBBS की सीट्स जो हैं वह 53% इंक्रीज है उसमें, MBBS की सीट्स में, और उसी तरीके से पोस्ट ग्रेजुएट की सीट्स में 80% की इंक्रीज है। छोटी छोटी बातें, मैं हेल्थ मिनिस्टर था, कहना नहीं चाहता, 1 टीचर 1 स्टूडेंट, ये कैसा शिक्षण चल रहा था, और इसको हमने स्टैंडर्ड्स बना लिया था। एक टीचर एक से ज्यादा को नहीं पढ़ा सकता, वारे वाह। एक टीचर 100 पेशेंट को देख सकता है, विदेश में 20 से ज्यादा नहीं देखते लोग। ओ आई एम डन फॉर द डे। और हमारे यहां देखो बेचारे डॉक्टरों का हाल, सुबेरे के बैठते हैं 9 बजे के 3 बज जाते हैं, लंच भी नहीं करते हैं। एक मेरा भी देख लो, एक मेरा भी देख लो, एक मेरा भी देख लो, और बेचारे कभी कुछ नहीं बोलते हैं, फिर भी कहते हैं चलो करे चलो। वो 100 पेशेंट देख ले सकता है लेकिन 2 को नहीं पढ़ा सकता। हमारे लोगों ने कहा कि नहीं भाई, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो ठीक है, 3 को पढ़ा सकता है, 2 एक ऐसे 3 तो 2 तो पढ़ा ही सकता है, हाँ इतना चलेगा। बड़े मुश्किल से कराए, लेकिन हाँ पोस्ट ग्रेजुएशन में आज 80% सीट्स इंक्रीज हो गई हैं, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो एक जिसको हम कहते हैं कि हर तरीके से हमने कोशिश की है कि देश को एक तरीके से हम एजुकेट भी करें और कम समय में एक लीप लगा करके हम आगे बढ़े। कुछ हम आपसे जनरल बातों के बारे में भी चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि यू आर दी लीडर्स ऑफ द सोसाइटी। आपके मुख से निकली हुई बात लोग उसको अक्षरशः पालन भी करते हैं और उसको स्थान भी देते हैं, तवज्जो भी देते हैं। मित्रों, मैं एक बात कहना चाहूंगा, क्या होता है हमारे ये सोसाइटी का नियम है, जो घटना घट जाए ना उसको हम घटना नहीं मानते, उसको मानते हाँ ये हो गया, कोई अच्छी चीज हो जाए तो। लेकिन उस अच्छी चीज के पीछे कितनी बड़ी योजन है इसको समझना बहुत जरूरी है, और इसकी आपको एक बड़ी साइंटिफिक स्टडी करनी चाहिए। देखिए, कोविड आया, कोरोना आया, आज भी जो बाइडेन मास्क लगा के घूमते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति। देखा कि नहीं देखा आपने? देखा है ना टेलीविजन पर, किसी से मिलेंगे तो पहले लगाएंगे, फिर हटाएंगे, फिर हटा के 2 शब्द माइक पर बोलेंगे। क्यों? इसलिए कि वेस्टर्न कंट्रीज हमसे ज्यादा स्वास्थ्य में मजबूत होने के बावजूद, हमसे ज्यादा स्वास्थ्य की इंफ्रास्ट्रक्चर में मजबूत होने के बावजूद, पॉलिटिकल लीडरशिप ये तय नहीं कर पाई कि उनको ह्यूमैनिटी इंपॉर्टेंट है या इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है। वो नहीं तय कर पाए। इसलिए अमेरिका, सारा यूरोप, सारा वेस्टर्न वर्ल्ड, और इधर ऑस्ट्रेलिया भी, न्यूजीलैंड भी, ये सब, न्यूजीलैंड छोड़ दीजिए, ऑस्ट्रेलिया, ये सब हमसे ज्यादा स्वास्थ्य की सुविधाएं रखने के बावजूद भी 3 महीने के अंदर इनकी स्वास्थ्य सेवाएं लड़खड़ाती हुई दिखी, और यह तय नहीं कर पाए कि जान महत्वपूर्ण है कि जहान महत्वपूर्ण है। लेकिन उसी समय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने यह तय किया कि पहले जान है फिर जहान है, जान रहेगी तो जहान भी रहेगा। इसलिए हम लोगों ने, प्रधानमंत्री जी ने समय पर लॉकडाउन लगाया। इट वॉज ए बोल्ड डिसीजन, और देश ने उसको माना, और 2.5 महीने के अंदर, अब देखिए, मैं तो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ आदमी हूं,
एक पीपीई किट नहीं था हमारे पास, हम इंपोर्ट करते थे पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। एक पीपीई किट नहीं था, मास्क नहीं थे, आइसोलेशन बेड्स नहीं थे, क्वारंटाइन सेंटर्स नहीं थे, हमारे यहां ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी। 2.5 महीने के अंदर यह देश जिसको मोदी जी ने प्रेरित किया, यह 2.5 महीने में पीपीई किट बनाने वाला ही नहीं, पीपीई किट एक्सपोर्ट करने वाला देश भी बन गया, दुनिया को देने वाला भी बन गया। यह भारत का सामर्थ्य। आइसोलेशन बेड्स बनाए, जर्मन हैंगर्स लगवाए, डॉर्मेट्रीज बनवाई, आइसोलेशन बेड्स बनवाए, हमारे डॉक्टर्स को प्रेरित किया, फ्रंटलाइन वर्कर्स पूरी ताकत से लगे, मिशनरी जील से लगे। और जब हम तैयार हो गए तो हमने लॉकडाउन धीरे धीरे हटाया। गरीब लोगों को जब कोरोना आया था, तो पिछली बार जब पेंडेमिक आया था, तो बीमारी से ज्यादा लोग भुखमरी से मर गए थे। तो प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कोरोना के समय से आज दिन तक 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल प्रति व्यक्ति देने का निर्णय करके लोगों को भुखमरी से बचाया, 2 वक्त की रोटी का व्यवस्था की। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप नोट कर लीजिए, मुझे स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने का मौका मिला है। ट्यूबरक्लोसिस की दवा को इस देश में आने में 25 साल लगे, टेटनस की दवा को इस देश में आने में 28 साल लगे, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स की दवा को आने में इस देश में लगभग 30 वर्ष लगे। ट्यूबरक्लोसिस मैंने बताया आपको कि 28 साल लगे, 20-20 साल, 25-25 साल। पोलियो की दवा को आने में 25 साल लग गए। यहां कोरोना का पहला केस जनवरी 2020 को डिटेक्ट हुआ। अप्रैल 2020 को उन्होंने पीएम ने टास्क फोर्स बैठाया और साइंटिस्ट को प्रोत्साहित किया, भारत सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी और 9 महीने में भारत ने एक नहीं 2 इंडिजिनस वैक्सीन बना करके दुनिया को दी। इस बात को हमको याद है। दिस इज नाउ इंडिया, हाउ इट इज चेंजिंग। और आप सब लोग बैठे हैं, किसी के भी मुंह पर मास्क नहीं है और बड़े नजदीक नजदीक बैठे हैं। 217 करोड़ डोज लगा करके बैठे हैं, साथ में बूस्टर भी लगा करके बैठे हैं। यह सुरक्षा कवच प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको दिया है। एंड दिस इज द लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम विच हैज टेकन प्लेस। इंडिया कहां खड़ा है, आप समझो इसको। अमेरिका वो वैक्सीनेशन उतनी परसेंटेज नहीं लगा सका जो इंडिया लगा करके खड़ा हो गया। अमेरिका की लिटरेसी रेट देखो, हमारी लिटरेसी रेट देखो, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ को देखो, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को देखो, और उसके बाद वी आर द फास्टेस्ट एंड द लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम को किया। और इतना ही नहीं, 100 देशों को वैक्सीन मैत्री में हमने 20 करोड़ डोज पहुंचाए हैं और 2.5 करोड़ मुफ्त पहुंचाए हैं 48 देशों को। यह भी हमको याद रखना चाहिए। इसलिए कोविड मैनेजमेंट हो, उसमें अगर इंडिया को देखा जाए तो इंडिया ने अपने आप को हर तरीके से उसमें परिवर्तित करके दिखाया है। अभी भी सारी इकोनॉमी स्लो डाउन में है, इंडिया पूरे पेस में है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया, लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे यहां आ रहा है। इसलिए इकोनॉमिक दृष्टि से भी आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा विकास का एक छलांग लगाने का काम भारत में हुआ है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। डिजिटलाइजेशन, मैं ऑस्ट्रेलिया गया, एक वहां कॉन्फ्रेंस थी, डिजिटलाइजेशन। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है डिजिटलाइजेशन। मैंने उनसे सिर्फ ऐसे ही ऐसे कहा कि वी हैव ए प्रोग्राम विच इज कॉल्ड एज आयुष्मान भारत। इट्स ए प्रोग्राम वेयर 50 करोड़ पीपल। 50 करोड़? हमने कहा यस 50 करोड़। अच्छा, तो वहां क्या? तो मैं कहा 50 करोड़ पीपल हैव गॉट गोल्डन कार्ड एंड बाय थंब दे आर एबल टू गेट देयर मेडिकल रीइंबर्समेंट एज फार एज मेडिकल हेल्थ इज कंसर्न। चौंक गए 50 करोड़ को। मैंने कहा यस, एंड सपोजिंग इफ ए पेशेंट इज फ्रॉम झारखंड एंड ही गोज फॉर ए कैंसर ऑपरेशन इन टाटा मेमोरियल इन मुंबई, the money does not go to Jharkhand, it straight away it is transferred to Tata Cancer Center Mumbai, directly from Delhi to Mumbai. This is the digitalization of India to the tune of 50 crore. वो कहने लगे oh my God। मैंने कहा नहीं, it is India।
नॉट गॉड, वी। तो जो भी भारत करता है वो लार्जेस्ट ही होगा, जो भी हम करेंगे वो लार्जेस्ट ही स्कीम होगा। अब मोदी जी ने कहा है कि हम ट्यूबरक्लोसिस को 2025 में खत्म करेंगे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में वो 2030 में खत्म होना है, हम 5 साल पहले कर रहे हैं। अब भारत का साइज देखो ना भाई, और भारत में ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स का नंबर देखो, और चैलेंज देखो कि क्या हम लोगों ने लिया है। और जो भी काम को भारत लेता है, जब देश ठान लेता है तो वो करके दिखा देता है, इस बात को भी हमको याद रखना है। ये हमारी ताकत है। इसलिए मित्रों, हम आपके साथ इन बातों को इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि आज किस तरीके से देश में प्रगति हुई है। एयरपोर्ट्स की बात कीजिए, अब 74 एयरपोर्ट्स से आज 140 एयरपोर्ट्स हो गए हैं। उड़ान में हमारे प्रधानमंत्री का सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में घूमेगा, यानी कॉमन मैन आज हवाई जहाज का उपयोग कर सके। तो इस सारी चीजों को एक रूप देने का काम हम लोग कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि इन सब चीजों को, जब हम कहते हैं कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग का भी एक ग्लोबल हेड सेंटर बन रहा है, तो उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, ये मैं कहना चाहूंगा। मैं यहां आपसे एक बात और भी शेयर करना चाहूंगा कि गुजरात का भी जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वह ₹99,000 करोड़ था इन 2001, आज वो बढ़ करके 19 लाख करोड़ हो गया है। ये हमारा GSDP हुआ है, इसको भी हमको गुजरात की दृष्टि से देखना चाहिए। अगर हम ज्योति ग्राम योजना की बात करें तो 81,000 विलेजेस इन गुजरात आर हैविंग एन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑफ 24 आवर्स। अगर हम बात करें स्टूडेंट ड्रॉप आउट परसेंटेज का, तो 2001 में इट वाज 37%, नाउ इट इज 3%। आप शिक्षा की दृष्टि से देखिए, अगर हम मेडिकल सीट्स की बात करें तो एक समय में 1300 मेडिकल सीट्स थी, आज 5700 सीट्स हैं। अगर हम यूनिवर्सिटीज की बात करें तो 2001 में 21 यूनिवर्सिटीज थी, आज आपके पास 103 यूनिवर्सिटीज हैं। अगर हम कॉलेजेस की बात करें तो 775 कॉलेजेस थे, आज 3117 कॉलेजेस हैं। अगर हम इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो 26 से बढ़कर के 133 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो गए। और अगर हम बात करें डेवलपमेंट की दृष्टि से, तो डायमंड, अगर सूरत डायमंड के लिए जाना जाता है, टेक्सटाइल्स के लिए जाना जाता है, तो अहमदाबाद अब फार्मा हब बन गया है। उसी तरीके से राजकोट मशीन की दृष्टि से बन गया है। मोरबी में कल गया था, वो देश का, दुनिया का सेरेमिक सेंटर बन गया है। और वापी जो है वो केमिकल हब बन गया है। तो एक ऑलराउंड डेवलपमेंट की दृष्टि से बहुत बड़ा काम हो रहा है। चिप हम बायर हुआ करते थे, अब हम चिप मेकर हो गए हैं, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो हर दृष्टि से विकास के एक नए आयाम को लिखने का काम हम लोगों ने किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। मैं आपसे शिक्षा के बारे में एक ही बात कहना चाहूँगा कि एक बहुत खुशी का वातावरण है कि आप सब लोगों को नए एजुकेशन पॉलिसी में एनालिटिकल माइंड को प्रोड्यूस करने का मौका मिल रहा है, कॉग्निटिव दृष्टि से देखने का मौका मिल रहा है, और साथ में विकास को आगे बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन ऑफ माइंड यंगस्टर्स का हो सके, इसका एक आपको मौका मिल रहा है। आप सब लोग इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि आप सब लोग क्लासरूम्स में यू प्रोड्यूस द फ्यूचर जनरेशन। वो क्लासरूम्स एक तरीके से ऑपरेशनल सेंटर्स होती हैं जहाँ से नई पीढ़ी तैयार होती है, और उस नई पीढ़ी के साथ इंटरैक्ट करने का आपको मौका मिलता है, आपको सौभाग्य मिलता है। और मैं सब लोगों को यही कहता हूँ कि बेस्ट सेटिस्फैक्शन टीचर को तभी मिलता है जब वो देखता है कि उसका प्रोडक्ट उससे ज़्यादा एनालिटिकल होकर के आगे बढ़ चला है, ये उसके लिए बेस्ट सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो इसलिए आप इस नोबल प्रोफेशन में लगे हैं, आपको मेरी शुभकामनाएं हैं। आपने मेरे को बहुत धैर्य से सुनना भी बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपने बड़े धैर्य से सुना, देर से आने के बाद भी सुना, इसके लिए मैं आपका विशेष धन्यवादी हूं। आप सब लोग आगे बढ़ें इन शुभकामना के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पाँच मिनट में कार्यक्रम संपन्न से